पिछली वीडियो में हमने हीमोस्टैसिस देखा था। हीमोस्टैसिस क्या होता है? ब्लड का फ्लो होना, उसको रोकना। वो किस कंडीशन में होगा? अगर कहीं इंजरी हो जाएगी तो ब्लड लॉस होगा वहाँ से, तो उसे हम 3 स्टेप में रोकते थे। पहले वाली वीडियो में हमने देखा वैसोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन जो है वो फाइनल स्टेप होता था। अगर सीवियर इंजरी होगी तो उसमें ये वाला मैकेनिज्म वर्क करेगा। ब्लड कोगुलेशन क्या है? एक कैस्केड मैकेनिज्म है और ये किसके अंडर वर्क करता है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर वर्क करता है। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? मतलब कि जो चीज़ बढ़ रही है उसको और बढ़ाना, ये पॉजिटिव फीडबैक का काम होता है। नेगेटिव फीडबैक मतलब जो चीज़ कम हो रही है उसे बढ़ाना, और अगर कुछ बढ़ रहा है बॉडी में, कोई एंजाइम या फिर कोई किसी चीज़ की हाइपर एक्टिविटी हो रही है तो उसे कम करना। मतलब नेगेटिव फीडबैक अपोजिट काम करता है और पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में, ऐसा समझ सकते हैं। अच्छा, ब्लड कोगुलेशन क्या होता है? इसमें बेसिक 3 मैकेनिज्म हैं, 3 स्टेजेस हैं क्लॉट फॉर्मेशन करने के लिए। तो पहला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर किसे कहते हैं? जब फैक्टर 10, 5 प्लस कैल्शियम प्लस प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड ये सारे एक साथ आते हैं तो इन्हें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। और तीसरा क्या है? कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। अब क्या होगा? हमारे ब्लड वेसल में कहीं इंजरी हुई, फिर वहाँ पर क्या होगा? इंजरी वाली जगह पे बॉडी जो है प्लेटलेट्स को भेजेगी, तो प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होंगे, वो एक टेम्परेरी प्लग बनाएंगे। वो टेम्परेरी प्लग क्या करेगा? क्लॉटिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट करवाएगा। फिर क्लॉटिंग हो जाएगी, फिब्रिन क्लॉट बन जाएगा, फिब्रिन के थ्रेड वहाँ पर आएंगे और वो एक क्लॉट बनाएंगे जिसे परमानेंट क्लॉट कहेंगे। फिर क्या होगा? क्लॉट का रिट्रैक्शन, मतलब क्लॉट और कंडेंस होगा और उसके अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर जाएगा। तो अब इस फ्रेमवर्क को और डिटेल में देखते हैं क्या होगा पहले। अच्छा, ये कोगुलेशन जो है ना, ये 2 पाथवे के अंडर वर्क करता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इसके अंडर टोटल 13 फैक्टर्स हैं जो कि डिस्कवर किए गए हैं। इनके क्या क्या नाम हैं वो सब देखते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम क्या हैं? पहला क्लॉटिंग फैक्टर जो है फिब्रिनोजेन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसे टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं, फोर्थ है कैल्शियम, फिफ्थ है लिबाइल फैक्टर, सिक्स्थ जो है वो प्रेजेंट नहीं है, मतलब सिक्स्थ कोई फैक्टर नहीं होता, सेवेंथ स्टेबल फैक्टर, एट्थ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक नाम कैसे आया कि ये जो है वो हीमोफीलिया को होने से रोकता है। हीमोफीलिया एक डिसऑर्डर है जेनेटिक जिसमें ब्लड लॉस होता है और फैक्टर 8 की कमी हो जाती है, तो एंटी हीमोफीलिया जो है वो हमें हीमोफीलिया से बचाता है। फिर फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर, 10th स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11th प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 12th हैगमन्स फैक्टर, 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये 13 फैक्टर्स हैं जो क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को चलाते हैं, इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक, और ये 2 मैकेनिज्म साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। ये होगा फिर ये होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर नाम से पता चल रहा है कि कुछ ब्लड वेसल के अंदर की चीज़ें। तो क्या होगा? वैस्कुलर इंजरी हुई, फिर कोलेजन जो होता है वो उसके कांटेक्ट में आएंगे हमारे प्लेटलेट्स, फिर वो एक्टिवेट कराएंगे हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन जो कि है प्लाज्मा प्रोटीन, और कैल्क्रीन जो कि ब्रेडिकाइनिन को एक्टिवेट कराता है। ये दोनों मिलके क्या करेंगे? इनका बेसिकली वर्क क्या है कि हमारे प्लेटलेट्स को उस इंजरी वाली जगह तक पहुंचाना और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना, क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक के अंडर काम करते हैं। तो एक प्लेटलेट आएगा तो वो बाकी लोगों को इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ पर इंजरी हुई है और यहाँ पर डिपॉजिट होना है, तो ये काम करवाता है काइनिनोजन जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या होता है? फैक्टर 12 जो है वो एक्टिवेट होता है, फिर वो फैक्टर 11 को एक्टिवेट कराता है, फिर फैक्टर 11 जो है ये ए मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म है, ये नॉन एक्टिवेटेड है। फिर क्या होगा? फैक्टर 11 जो है वो 9 को एक्टिवेट कराएगा, और साथ में कौन आ जाएगा? फैक्टर 8 क्या है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। और कौन कौन ज्वाइन हो जाएगा? कैल्शियम और प्लेटलेट। फिर क्या होगा? ये एक्टिवेटेड 9 जो है वो एक्ट करेगा फैक्टर 10 पे, और एक्टिवेटेड फैक्टर 10 बन जाएगा। और हमें यही चाहिए था क्योंकि यही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का मेन पार्ट है। बाकी जो चीज़ें हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में, जैसे कि फैक्टर 5 हो गया, कैल्शियम हो गया, प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड हो गया, ये तो हमें ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। हमें मेन ये कोगुलेशन प्रोसेस को स्टार्ट कराने के लिए एक्टिवेटेड फैक्टर 10 चाहिए, जो कि हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों से बनाना है। तो इंट्रिंसिक से बन गया कैसे? फैक्टर 9 ने एक्ट किया और एक्टिवेटेड 10 बन गया।
अब क्या होगा, एक्सट्रिंसिक प्रोसेस में वैस्कुलर इंजरी यहाँ पर भी हुई, फिर रिलीज होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि है टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर क्या करेगा, 7th को एक्टिवेट कराएगा, किसकी हेल्प से, कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड। फिर क्या होगा, ये भी 10 पे एक्ट करेगा, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करा देगा। नाउ फाइनल स्टेप इज, अब हमारा ऑलमोस्ट कोगुलेशन का स्टेप होने वाला है कंप्लीट। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलेगा, किसकी मदद से, फैक्टर 10 की, एक्टिवेटेड फैक्टर 10। साथ में कौन कौन एक्ट करेगा, कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड। अब क्या हो गया, थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बन गया। फिर क्या होगा, कैल्शियम एक्ट करेगा यहाँ, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, इस स्टेप में भी कैल्शियम एक्ट करेगा। फिर फिब्रिन से और परमानेंट क्लॉट बनने के लिए कौन एक्ट करेगा, फैक्टर 13 जो कि क्या है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये वाला मैकेनिज्म चलेगा साइमल्टेनियसली, एक साथ चलेगा। इंट्रेंसिक जो वैस्कुलर इंजरी हुई है उसके अंदर होगा, एक्सट्रेंसिक जो बाहर से जो डैमेज हुआ है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और क्या है, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम क्या होता है। ब्लीडिंग टाइम रिलेटेड होता है प्लेटलेट से, और क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर से। नाम से ही पता चल रहा है क्लॉटिंग टाइम को रिप्रेजेंट करना है, तो क्लॉटिंग फैक्टर की बात हो रही है। अब क्या है, ब्लीडिंग टाइम में क्या होता है, प्लेटलेट कम होंगे तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। और क्या हो सकता है, ब्लीडिंग टाइम प्लेटलेट कम होने को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर की, तो कौन सा डिजीज होगा, हीमोफीलिया।